Good इवनिंग ऑल ऑफ यू। सॉरी क्लास 2-4 मिनट का लेट हुआ है, 6:37 हो रहे हैं। वो कैमरे की सेटिंग की वजह से 3-4 मिनट लेट हुए, आपको वेट करना पड़ा होगा। तो आज हम टॉपिक शुरू करें, कुछ और बेसिक कंसेप्ट देखें आगे हमें जो यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, कल हमने इक्वेटर तक का कंसेप्ट समझ लिया। कल जो हमारा डिस्कशन हुआ है इक्वेटर तक की हमने बात की थी। थोड़ा सा और डिस्कशन आगे बढ़ाएं। एक कंसेप्ट है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बचपन में स्कूल टाइम में सबने सुना होगा। यूनिवर्स किस तरह से बना है, प्लैनेट, स्टार, एस्ट्रॉइड ये किस तरह से फॉर्म हुए हैं उसको लेकर ये थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी 13.7 बिलियन ईयर्स एगो 13.7 बिलियन ईयर्स एगो बिग बैंग थ्योरी की जो घटना है, कहीं कहीं 13.7 कहीं कहीं 13.8 दिया होगा। तो 13.7 बिलियन ईयर एगो काफी सारी गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, काफी सारी गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स जो स्पेस में इकट्ठा होते जा रहे थे, उसमें हुआ एक्सप्लोजन, एक बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया। तो 13.7 बिलियन ईयर एगो स्पेस में एक घटना घटी। बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल जो एक्यूमुलेट हो रखे थे, जो इकट्ठा हो रखे थे, इनमें हुआ एक्सप्लोजन। तो गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, तो बिग बैंग कंसेप्ट क्या है? ग्रेट एक्सप्लोजन इन स्पेस। ग्रेट एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका स्पेस में हुआ। ग्रेट एक्सप्लोजन इन स्पेस, बहुत बड़ा एक धमाका स्पेस में हुआ जिसमें काफी सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल वगैरह इन्वॉल्व थे, ये इकट्ठा हो गए थे। काफी सारा मैटर इकट्ठा होने के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ लगभग इतने साल पहले, 13.7 बिलियन ईयर एगो। तो स्पेस में बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ। काफी सारा मैटर इस एक्सप्लोजन के बाद सेंटर पर गया। काफी सारा गैसेस और मैटर जो था वो सेंटर पर गया। जो सेंटर पर गया वो बन गया सन। हमारा सोलर सिस्टम भी यहीं से बना, तो सेंटर पे गया सन बन गया। सन के किनारे किनारे कुछ राउंड शेप की चीजें बन गई। जिन्होंने राउंड शेप ले लिया वो प्लेनेट बन गए। जो राउंड शेप ले लिए वो प्लेनेट बन गए। और कुछ इर्रेगुलर शेप के थे, टेढ़ी मेढ़ी चट्टाने थी। जो इर्रेगुलर शेप वाले थे वो एस्ट्रॉइड बन गए। तो हमारा सोलर सिस्टम भी यहीं से आया। ठीक है, तो 13.7 बिलियन ईयर एगो एक बहुत बड़ा धमाका स्पेस में हुआ जिसमें काफी सारी गैस और डस्ट पार्टिकल इन्वॉल्व थे। उस धमाके के बाद क्या हुआ? काफी मैटर जो सेंटर की तरफ गया वो सन बन गया। राउंड शेप जिन्होंने ले ली वो प्लेनेट बन गए। और कुछ इर्रेगुलर शेप वाले टेढ़ी मेढ़ी चट्टाने जो थी उनको एस्ट्रॉइड कह दिया। सन एक स्टार है, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड स्टार नहीं है। स्टार की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड की अपनी लाइट नहीं होती। सन और प्लैनेट वगैरह में एक बेसिक डिफरेंस ये है, सन एक स्टार है और प्लैनेट वगैरह के पास या एस्ट्रॉइड के पास अपनी लाइट नहीं होती। प्लैनेट और एस्ट्रॉइड में क्या अंतर है? प्लैनेट ऐसे राउंड शेप के हैं, प्लैनेट राउंड शेप के हैं, एस्ट्रॉइड जो है वो इर्रेगुलर शेप का है, टेढ़ा मेढ़ा है। जीके एंड करंट अफेयर में साइंस वाले टॉपिक में स्पेस जब मैंने पढ़ाया है उसमें बताया भी हुआ है। आगे जब फिर आपके उसमें लाइव जब आएगा फिर दोबारा रिपीट करूंगा। तो स्पेस के अंदर एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास जीके करंट अफेयर आपके फोल्डर में चाहे तो आप देख सकते हैं। कई बैच में जीके करंट अफेयर करा भी दिया है, तो उसमें स्पेस के टॉपिक में देखेंगे, सब बता रखा है। एस्ट्रॉइड की इमेज दिखाई थी मैंने, नासा के प्रोग्राम, इसरो के प्रोग्राम सब बताया हुआ है। लाइव बैच में जीके करंट अफेयर जब आगे आएगा तो फिर रिपीट होगा। तो अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूं, इतने साल पहले जो घटना घटी स्पेस में, सेंटर पे बन गया सन जो कि एक स्टार है। सन एक ही स्टार नहीं है, यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन एक स्टार है। स्टार तो बहुत सारे हैं, हमारे सोलर सिस्टम में मेन जो स्टार की हम बात कर रहे हैं, जिसके किनारे सब चक्कर लगा रहे हैं, सन। प्लैनेट जो है वो उसकी लाइट नहीं है, एस्ट्रॉइड के पास भी अपनी लाइट नहीं होती, स्टार के पास अपनी लाइट होती है। तो प्लैनेट
या एस्ट्रॉइड, इनके पास कोई अपनी खुद की लाइट नहीं है, नो ओन लाइट। प्लैनेट और एस्ट्रॉइड के पास नो ओन लाइट, स्टार के पास अपना लाइट होता है। स्टार की लाइफ में भी अलग अलग फेजेस आते हैं। स्टार की जो लाइफ होती है उसमें भी अलग अलग फेजेस आते हैं। कुछ स्टार ब्लैक होल बन जाते हैं, वो स्पेस प्रोग्राम वगैरह में बात करेंगे, वहां पहले बता चुका हूं कैसे ब्लैक होल बन जाते हैं। चंद्रशेखर लिमिट का एक कंसेप्ट होता है, अभी और डिटेल में स्पेस में नहीं जा रहा हूं मैं, वो जीके करंट अफेयर जो साइंस टॉपिक डिस्कस करते हैं वहां बता रखा है। तो प्लेनेट एस्ट्रॉइड की अपनी लाइट नहीं होती, सन स्टार है, स्टार की अपनी लाइट है, सन के अंदर प्रोसेस चल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन, वो सब साइंस का पार्ट है। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं किस तरह से हमारा प्लेनेट वगैरह कैसे बने हैं। प्लूटो पहले प्लेनेट था, अब प्लेनेट कैटेगरी से बाहर है। ये भी जीके करंट अफेयर में बताया हुआ है। प्लूटो के प्लेनेट होने, किसी के प्लेनेट होने की क्या कंडीशंस थी बताया था, सन के किनारे वो चक्कर लगा रहा हो, कितनी दूरी पर है, और अपने पाथ को क्लियर करे, उसके पाथ में कुछ नहीं पड़े। तो प्लूटो पहले प्लेनेट था, अब वो प्लेनेट कैटेगरी से बाहर है। तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में सन है और हमारे 8 प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं, प्लूटो अभी प्लेनेट नहीं है। तो जो नए बच्चे हैं अभी उन्होंने वो जीके करंट अफेयर वाला पार्ट नहीं किया होगा, लाइव का जो वेट कर रहा है लाइव में बाद में होगा। फिलहाल अभी आप ये जाने प्लूटो प्लेनेट नहीं है, प्लूटो प्लेनेट नहीं है। पहले इसको प्लेनेट माना जाता था, अभी ये प्लेनेट कैटेगरी से बाहर हो चुका है, क्योंकि प्लेनेट होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो डिफाइन करता है प्लेनेट है नहीं है, तो उन्होंने प्लूटो को प्लेनेट कैटेगरी से बाहर कर दिया है, क्योंकि प्लेनेट होने की कंडीशन, सारी कंडीशन को प्लूटो, 3 कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन अपने पाथ को क्लियर करना, उसको फुलफिल नहीं करता। डिटेल में जब मैं साइंस की बात करूंगा, स्पेस बताऊंगा वहां पर, तब बात करेंगे। अभी फिलहाल यूनिवर्स का एवोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, तो प्लूटो प्लेनेट कैटेगरी से बाहर है। हमारे जितने भी प्लेनेट हैं, ऑल द प्लैनेट्स, all the planets move from, सारे प्लेनेट हमारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। all the planets moves from west to east except Venus and यूरेनस। तो जो भी प्लेनेट हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर आपको क्या फील होता है कि सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, सन कहीं नहीं जा रहा, सन तो अपनी जगह पे है। एक्चुअल में रिलेटिव मोशन है, अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, सन कहीं नहीं जा रहा है, सन तो अपनी जगह पर ही है, अर्थ मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सन ईस्ट टू वेस्ट नहीं, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। ठीक, तो सभी प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वीनस यूरेनस को छोड़कर। वीनस यूरेनस का जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, बाकी सबका वेस्ट टू ईस्ट, इंक्लूडिंग अर्थ, इंक्लूडिंग अर्थ। तो बिग बैंग थ्योरी, वहां से हमारे प्लैनेट्स बने, स्टार, ये सन बना, 8 प्लैनेट हैं टोटल। प्लूटो प्लैनेट कैटेगरी से बाहर है, अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है। पर अर्थ जैसी आज हमको देखने को मिलती है, क्या हमेशा से ऐसी थी? नहीं। और एक बात, आइंस्टीन का भी कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप सुनते हो, उसके हिसाब से भी यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। क्या ये बात सही है? यूनिवर्स फिक्स है, श्रिंक कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है? आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से भी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात भी कर लें, तो स्पेस क्या हो रहा है? घट रहा है, बढ़ रहा है, फिक्स है? बताइए। यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, करेक्ट। यूनिवर्स इज constantly
एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। स्पेस को लेकर तो कई साइंटिस्टों का काम है, आइंस्टीन का भी काफी वर्क है, आइंस्टीन का भी काफी काम है स्पेस को लेकर, स्टीफन हॉकिंग का भी काम है। स्टीफन हॉकिंग ने तो ब्लैक होल के बारे में बहुत जानकारी दी। स्पेस के बारे में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने जाना है, आइंस्टीन का तो काफी वर्क है ही, उसके अलावा स्टीफन हॉकिंग का बहुत बड़ा योगदान है यूनिवर्स को समझने में। सभी जानते होंगे स्टीफन हॉकिंग, अब तो डेथ हो गई उनकी, व्हील चेयर पे आपने देखा होगा एक पर्सन। तो आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग, ये सब बहुत बड़े नाम है स्पेस के बारे में जिन्होंने जानकारी दी। जैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी मदद से स्पेस के बारे में बहुत समझ पाए, हम बहुत जान पाए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्टीफन हॉकिंग का ब्लैक होल कंसेप्ट कि कई स्टार ऐसे हैं, हर स्टार नहीं पर कई स्टार एक लिमिट से ऊपर जब चले जाते हैं तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट होने का चांस बढ़ जाता है उनका। क्या मतलब है? देखो मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी का मतलब हम सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ना। अब कोई पर्सन अगर केवल ज्योग्राफी का होगा तो वो ब्लैक होल की बात नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है साइंस, ज्योग्राफी, जीके, करंट सबको मिलाकर हम बात करें। हम सब्जेक्ट की बाउंड्री में ना बांधे इसको, बस ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी तक टिके रहें। आसपास की घटनाएं भी जो हैं अलग अलग सब्जेक्ट से लिंक भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हम बताते चलें। जब वो सब्जेक्ट आएगा तो डिटेल में तो उस पर बात होगी ही। तो अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग का नाम आया या आइंस्टीन का नाम आया तो यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। आइंस्टीन की थ्योरी इस बात को जस्टिफाई करती है। इसका जो बहुत वर्क है, स्टीफन हॉकिंग का काफी काम है ब्लैक होल्स के ऊपर। स्टीफन हॉकिंग का काफी काम है ब्लैक होल के ऊपर। ब्लैक होल के भी अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग उसके क्षेत्र होते हैं ब्लैक होल के भी। तो ये घटना लगभग इतने साल पहले घटी थी, बिग बैंग थ्योरी बता रहा हूं जो। अब इसमें एक पॉइंट हम देखें, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सीवी रमन के भतीजे, नोबेल प्राइज मिला था 1983 में, चाचा भतीजा थे दोनों। तो डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट बताता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। 1930 में नोबेल फिजिक्स मिला था डॉक्टर सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए। उनके भतीजे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको नोबेल फिजिक्स मिला था 1983 में। नोबेल प्राइज वगैरह फिर जीके करंट अफेयर का टॉपिक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में डिटेल में बताता हूं मैं किन कैटेगरी में देते हैं, किन को दिया गया। यहां बस मैं आपको हल्का सा एक आइडिया दूं, 1983 में इनको मिला था नोबेल फिजिक्स। क्यों मिला था? इनका एक योगदान था, इस कंसेप्ट को कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट, इस कंसेप्ट को बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 नोबेल फिजिक्स चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने कंसेप्ट दिया था। क्या है चंद्रशेखर लिमिट? जो कहता है किसी स्टार का मास हमारे सोलर सिस्टम में जो सन है उसके मास से 1.4 टाइम से ज्यादा अगर हो जाए तो वो स्टार कोलैप्स कर जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लैक होल स्टार का ही मृत्यु है, स्टार डेड हो गया, कोलैप्स कर गया, सिस्टम खत्म हो गया, अब उसी को ब्लैक होल बन जाता है। वो हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता। चंद्रशेखर लिमिट ये कहती है कोई स्टार है, मान लो एक्स नाम का कोई स्टार है, कोई एक्स नाम का स्टार है, अगर इसका मास हमारे सोलर मास के, हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है उसके मास के कंपैरिजन में 1.4 टाइम या उससे ज्यादा हो जाए, यही लिमिट है। हमारे सन के रेफरेंस में किसी दूसरे स्टार का मास 1.4 टाइम से ज्यादा, उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाए तो वो स्टार कोलैप्स कर जाएगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट कर जाएगा। इस बात की संभावना बढ़ जाती है। हर स्टार ब्लैक होल नहीं बनता, वो स्टार ब्लैक होल हो सकते हैं जो हमारे सोलर मास के कंपैरिजन में 1.4 टाइम से ज्यादा जिनका मास हो गया। वो इतने बड़े स्टार जो हैं उनके ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अगर ऐसा हो जाए तो ये स्टार, अगर ये कंडीशन हो जाए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये स्टार जो है कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा एंड इट मे कन्वर्ट इनटू ब्लैक होल।
and it may convert into ब्लैक होल। तो कोई स्टार एक्स, उसका मास अगर हमारे सन के मास के कंपैरिजन में 1.4 टाइम से ज्यादा हो जाए तो वो स्टार कोलैप्स हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। ये कंसेप्ट था चंद्रशेखर लिमिट, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सीवी रमन के भतीजे का दिया गया कंसेप्ट। इसी के लिए इनको मिला था नोबेल फिजिक्स। ये देख लो पहले, क्लियर है? आगे बढ़े। तो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई। और ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, लाइट तक को भी अट्रैक्ट कर लेता है वो। ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग, वो लाइट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लाइट को भी बाहर जाने नहीं देता। तो ब्लैक होल के बारे में यही तो बोलते हैं कि चीजों को अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू हाई ग्रेविटी। ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण चीजों को तेजी से अपनी तरफ खींचता है, इवन लाइट को भी। इससे ज्यादा बात ब्लैक होल पे जब हम करंट अफेयर जी के पढ़ेंगे तब आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक में। तो ब्लैक होल हैविंग हाई gravitational pull, it attract light also, लाइट को भी अट्रैक्ट कर लेता है। इट अट्रैक्ट लाइट ऑल्सो। लिखना है लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, तो कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना ये हमने देखा। अब हम बात करें अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में, अर्थ की एज है, हम जहां से इसको काउंट कर रहे हैं, अर्थ की स्थिति की बात कर रहे हैं, हम लगभग इसको 4.5 बिलियन ईयर्स, क्योंकि स्पेस में कोई घटना घटी तो चीजों को बनने में समय लगा। ऐसा नहीं हुआ कि बिग बैंग होते ही सब कुछ बन गया। धीरे धीरे मैटर ठंडा होना शुरू हुआ होगा, कंडेंस होना शुरू हुआ है, राउंड शेप लिया। तो लगभग अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर मानी जाती है। अर्थ की जो शेप है मैंने आपको बताया था, जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। शेप ऑफ अर्थ जियोइड या ऑब्लेट। अर्थ की शेप है जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड। तो अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर, अर्थ की शेप जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ अर्थ फ्लैट है और बीच में बल्जिंग है, फूली हुई है। जियोइड या ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब है ऊपर नीचे अर्थ फ्लैट है, चिपटी है, बीच में फूली हुई है, बल्जिंग है, मतलब पंपकिन लाइक, कद्दू की तरह। ऊपर नीचे ऐसे फ्लैट और बीच में फूला हुआ, बल्जिंग इज देयर। अर्थ में किस तरह से चेंजेस आए, कैसे अर्थ पे कॉन्टिनेंट बने, ओशियन बने, अलग अलग थ्योरी हैं। एक थ्योरी जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट और ओशियन वगैरह जो फॉर्म हुए हैं, क्या एक्टिविटी अर्थ पर ऐसी हुई, कैसे ये बने, क्या ये शुरू से ही थे या बाद में बने हैं, और बने हैं तो कैसे बने। एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई एक थ्योरी 1912 में उसने ये कंसेप्ट दिया जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। 1912 में दी गई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड वैगनर, उससे वो काफी एक्सेप्ट की जाती, काफी माना जाता है उस थ्योरी को। अलग अलग कंसेप्ट है अर्थ के ओरिजिन, अर्थ के कॉन्टिनेंट ओशन फॉर्मेशन को लेकर। एक थ्योरी की मैं बात कर रहा हूं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया 1912 में, 1912 में उसने बताया। पर एल्फ्रेड वैगनर बहुत ज्यादा कोई चीजें बता पाया हो ऐसा नहीं।
स्टार्टिंग का एक कंसेप्ट, एक हल्का सा हमें आइडिया तो लग गया, पर वैगनर सारी चीजों को डिफाइन कर पाया और नहीं, एक हमें आइडिया बस लग पाया उससे। उसके बाद के साइंटिस्टों ने फिर और ज्यादा इसको प्रूफ किया, इसकी थ्योरी सही है, इसके लिए एविडेंस और बाद में मिले हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय एल्फ्रेड वैगनर इन 1912 में इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि काफी पहले अर्थ जब फॉर्मेशन हुई है तो ये इस तरह से था, उस समय ये इस तरह से था कि जो भी लैंडमास था वो मोल्टन फॉर्म में था, पिघला हुआ था। बिग बैंग कंसेप्ट से कोई चीज आई, एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत एनर्जी रिलीज हुई थी, तो अर्थ भी जब बनी थी तो ये सारा लैंड मास इकट्ठा था, मोल्टन फॉर्म में था, बहुत गर्म था। इसको नाम दिया गया पेंजिया। कुछ लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा, हाँ सर पेंजिया जैसी कोई चीज पढ़ते थे। तो पेंजिया, ये पूरा कंसेंट्रेटेड इकट्ठे लैंड मास को पेंजिया कहा गया। और किनारे किनारे ये वाटर था, किनारे किनारे वाटर था, ऐसा था। कुछ मिलियन ईयर्स बीते, आफ्टर फ्यू मिलियन ईयर्स, कुछ मिलियन ईयर्स के बाद ये पेंजिया क्रैक हुआ। इस पेंजिया में क्रैक डेवलप हुआ। क्रैक डेवलप हुआ तो एक ऊपर की प्लेट बन गई और एक प्लेट ऐसे बन गई, पेंजिया में हुआ क्रैक। कुछ लाख साल बीते, पेंजिया क्रैक कर गया। क्रैक होने में एक नॉर्दर्न प्लेट बनी, एक सदर्न प्लेट बनी। नॉर्दर्न प्लेट को नाम दिया गया अंगारा लैंड, या इसको हम लॉरेशिया भी कहते हैं। नॉर्दर्न प्लेट को नाम दिया गया अंगारा लैंड या लॉरेशिया, और सदर्न प्लेट को नाम दिया गया गोंडवाना। ये वाली जो प्लेट है इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और लॉरेशियन प्लेट, और ये वाली प्लेट को नाम दिया गया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। तो एक बन गई अंगारा लैंड, एक बन गई गोंडवाना लैंड, ये दो प्लेटें हो गई। लॉरेशिया वर्ड कैसे आया? आगे जाकर यही नॉर्थ वाली प्लेट, इसके तीन पार्ट बने, एक नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। जो ऊपर की प्लेट है इसका हिस्सा बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर वर्ड आया यूरेशिया। और नॉर्थ अमेरिका में एक रिवर है सेंट लॉरेंस, उससे वर्ड आया LAUR। तो यूरेशिया और सेंट लॉरेंस रिवर को मिलाकर शब्द बन गया लॉरेशिया। ये जो लॉरेशियन प्लेट शब्द आया है कैसे आया? ये नॉर्थ वाली प्लेट ही आप आगे देखेंगे इसी में से आया है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो नॉर्थ वाली प्लेट में से ही नाम आया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। यूरोप और एशिया की प्लेट जुड़ी हुई है, आपस में कनेक्टेड लैंड मास है, दोनों को मिला दोगे तो यूरेशिया बोला जाता है। दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो यूरेशिया वर्ड बोलते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में एक रिवर है लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर, वहां से LAUR वर्ड आया, लॉर वर्ड जो यूज कर रहे हैं। तो लॉरेशिया शब्द का मतलब है सेंट लॉरेंस रिवर प्लस यूरोप प्लस एशिया। जो आपने ये वर्ड लिखा है लॉरेशिया, जो आपने शब्द लिखा है लॉरेशिया शब्द तीन चीजों से मिलकर बना, सेंट लॉरेंस रिवर प्लस यूरोप प्लस एशिया। यूरोप और एशिया को इकट्ठे मिलाकर क्या बोलते हैं? यूरेशिया। यूरोप एशिया को इकट्ठे मिलाकर कहा जाता है यूरेशिया। और सेंट लॉरेंस रिवर कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, US, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो सेंट लॉरेंस रिवर प्लस यूरोप प्लस एशिया, तो यूरोप एशिया को कंबाइंड यूरेशिया बोलते हैं, और सेंट लॉरेंस को भी जोड़ दोगे तो लॉरेशिया कह देते हैं। यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया, सेंट लॉरेंस को जोड़ दो तो लॉरेशिया। ठीक,
यहां से शब्द आया था। अब फिर और कुछ लाख साल बीते और कुछ मिलियन ईयर बीते तो ये प्लेटों में फर्दर क्रैक होना शुरू हुए। अर्थ में जो एक्टिविटी चल रही थी, क्योंकि क्या था, टेम्परेचर बहुत हाई था, मोल्टन प्लेट्स थी, तो एनर्जी रिलीज तो होगी ही, प्लेटों में क्रैक वगैरह भी आएंगे। तो प्लेटों में क्रैक लगातार जारी थे, प्लेटों में लगातार क्रैक जारी थे, फर्दर प्लेटें क्रैक हो गई और पार्ट्स में और कॉन्टिनेंट्स वगैरह बनना शुरू हुए। यहाँ तक पहले नोट कर लो फिर लिखें, यहाँ तक कुछ लिखना हो लिखो फिर आगे बढ़ें। अंतिमा क्लास में है? अंतिमा है क्लास में क्या? ग्रुप पे आप पूछ रही हैं आज क्लास होगी कि नहीं, क्लास तो चल रही है। सिकंदर है क्लास में? सिकंदर भी हैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये प्लेट फर्दर क्रैक होना शुरू हुई और कुछ मिलियन ईयर्स बीते तो ये प्लेट फर्दर इसमें क्रैक होना शुरू हुए। ऊपर वाली जो प्लेट है, अंगारा लैंड वाली जो प्लेट है, वो क्रैक हुई, जिसमें से एक बन गया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक प्लेट बन गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक प्लेट बन गई यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया का लैंड मास देखोगे तो कंबाइंड है आपस में, एक बन गई यूरेशियन प्लेट। लैंड मास में देखोगे एशिया यूरोप आपस में कनेक्टेड है, जमीन से जुड़े हुए हैं, हालांकि दोनों अलग कॉन्टिनेंट हैं। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, एशिया दूसरा कॉन्टिनेंट है, लैंड मास दोनों का कनेक्टेड है। और गोंडवाना लैंड देखोगे तो गोंडवाना के हुए 5 पार्ट, गोंडवाना के 5 पार्ट हुए। एक बनी साउथ अमेरिकन प्लेट, एक बनी साउथ अमेरिकन प्लेट, एक बनी अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट बनी, अफ्रीकन प्लेट बनी, एक बनी नीचे की तरफ अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका अलग कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिक प्लेट, एक बनी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और एक बिल्कुल अलग प्लेट बनी इंडियन प्लेट। अब ये तो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, पर एक इंडियन प्लेट अलग से बनी। अब इंडिया कोई कॉन्टिनेंट थोड़ी है, इंडिया तो कंट्री है। एक प्लेट बनी इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो ओरिजिनली इंडियन प्लेट किस प्लेट का हिस्सा थी? आप कहेंगे गोंडवाना। इंडियन प्लेट किस प्लेट का पार्ट थी ओरिजिनली? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। गोंडवाना के 5 टुकड़े हुए थे, वो 5 ही हैं, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन। हुआ क्या, इस इंडियन प्लेट ने कुछ समय बाद ड्रिफ्ट करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया नॉर्थ की तरफ। और यहाँ एक वाटर बॉडी हुआ करती थी, उसका नाम था टेथीस सी। भाई इन प्लेटों के बीच में बाकी सारा क्या है? पानी है। इन प्लेटों के साथ बाकी सब वाटर ही तो है, और क्या है? चारों तरफ पानी है। अर्थ के ऊपर आपको 2 ही चीजें तो नजर आ रही है, लैंड और वाटर, ये सब पानी है। तो इंडियन प्लेट, यहाँ एक वाटर बॉडी टेथीस सी, उसको क्रॉस करके ये ड्रिफ्ट नॉर्थ की तरफ इसने मूव करना शुरू किया, ड्रिफ्ट करना शुरू किया और यूरेशियन प्लेट में टकराई। इंडियन प्लेट ने मूव करना शुरू किया नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ मूव करती गई और टेथीस सी को क्रॉस करके यूरेशियन प्लेट में टकराई। यूरेशियन प्लेट में भी एशिया वाली साइड, यूरेशियन प्लेट में भी एशिया वाली साइड में जाकर टकराई। अब टकराव कैसा हो सकता था? एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट ऐसे चढ़ जाए, या 2 प्लेटें सॉरी 2 प्लेटों में टकराव हुआ
और बीच में इतना प्रेशर आ रहा है कि दो प्लेटें टकराई और बीच का हिस्सा एनर्जी के कारण ऐसे उठता चला जा रहा है। प्लेटें टकराई और बीच का हिस्सा ऐसे उठता चला जा रहा है, जहां दो प्लेटों का कांटेक्ट हो रहा है वो हिस्सा ऐसे उठता जा रहा है। यही जो हिस्सा उठा है यही हिमालय फॉर्मेशन हुआ। तो इंडियन प्लेट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूरेशियन प्लेट में जहां पर टकराई है, जो कॉलिजन हुआ है, और वो कॉलिजन इस तरह से है कि दो प्लेटों का टकराव और बीच का हिस्सा उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। इस तरह के उठने को बोलते हैं फोल्डिंग होना। तो हिमालय कैसा माउंटेन है? फोल्डिंग के द्वारा बना है, फोल्ड होने से बना है। तो इंडियन प्लेट जहां पर यूरेशियन प्लेट में टकराई है वहां पर फोल्डिंग होती गई और बना है हिमालय। तो आप इंडिया और यूरेशियन प्लेट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब देखेंगे तो जहां पर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पूरा हिमालय फॉर्मेशन, और ये प्लेटों का टकराव अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो हिमालय यंग माउंटेन बोला जाता है, मतलब अभी अंडर फॉर्मेशन माउंटेन है। और क्योंकि हिमालय अंडर फॉर्मेशन है, प्लेटें यहाँ पर एक्टिव हैं, जमीन के नीचे एक्टिविटी चलती जा रही है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया की तरफ अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। इंडिया में जो अर्थक्वेक आते हैं नॉर्थ साइड में, हिमालय का एरिया जो पूरा है, हिमालय सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, नेपाल भी है, भूटान भी है, म्यांमार तक फैला हुआ, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया, सुलेमान किरथार एरिया। तो हिमालय का जो पोर्शन है वो अभी अंडर फॉर्मेशन है, अभी यंग फोल्ड माउंटेन है, लगातार उसके बनने की प्रक्रिया जारी है। इसी कारण जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न पोर्शन जो है, यहाँ पर आते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का रीजन भी यही है। तो समझ आया ये? तो इंडियन प्लेट ने नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू किया, यूरेशियन प्लेट में एशिया की साइड में जाकर टकराई, और जहां पर ये टकराव हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों के बीच हुआ है, इस कॉलिजन से फोल्डिंग हुई और बना हिमालय। हिमालय आगे डिटेल में हमें बात करनी, फिजिकल ज्योग्राफी जब हमारा चैप्टर 2 आएगा। ये तो बस मैं बेसिक बता रहा हूं जिसके हिसाब से हम आगे पढ़ पाए, आगे हमें सब्जेक्ट समझ आए। ये तो मैं बस बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं। फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालय पूरा बताऊंगा मैं, कहां से कहां तक फैला है, सीधे आपको मैप में नजर आएगा कहां से कहां तक पॉइंट दिख रहा है। तो इंडियन प्लेट गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी, टेथीस सी के अक्रॉस मूव की, कोलाइड की जाके एशियन साइड में, और यहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना वो हिमालय फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया, इंडियन प्लेट तो जाके यूरेशियन का पार्ट हो गई, एशिया साइड में जाके मिक्स हो गई। कितने कॉन्टिनेंट बचे? यूरेशिया में 2 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं एक्चुअल में। कुछ माउंटेन है, एक माउंटेन है यूराल, एक माउंटेन है कॉकासस। उनको रेफरेंस लिया जाता है क्योंकि एशिया यूरोप तो कनेक्टेड लैंड मास है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों कनेक्टेड हैं। तो आप कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट पता लगाओगे, कौन यूरोप है कौन एशिया है? कुछ कंट्री जैसे तुर्की आप कहते हो सर एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है। रशिया का पार्ट एशिया यूरोप दोनों में है, तो कैसे पता चलेगा कौन एशिया कौन यूरोप? एशिया यूरोप दोनों कनेक्टेड कॉन्टिनेंट है, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो कुछ माउंटेन को रेफरेंस लिया जाता है, जैसे एक माउंटेन है यूराल, एक माउंटेन है कॉकासस, ये कुछ माउंटेन वगैरह हैं, ये रेफरेंस है, ये सेपरेट करते हैं एशिया यूरोप को। यूराल माउंटेन है, कॉकासस माउंटेन है, सेपरेट्स एशिया एंड यूरोप। इनको रेफरेंस लेते हैं कि भाई इनके ईस्ट की तरफ जो एरिया पड़ेगा वो एशिया का पार्ट है, इनके वेस्ट की तरफ जो पड़ेगा वो यूरोप का पार्ट है। तो इन माउंटेन रेंज को रेफरेंस लेते हैं, यूराल माउंटेन, कॉकासस माउंटेन, एशिया यूरोप को अलग करते हैं। क्या है ये? माउंटेन के नाम है। कॉकासस और यूराल जो आप कह रहे हो ये माउंटेन का नाम है, एशिया यूरोप को सेपरेट करते हैं। इनको रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि एशिया यूरोप आपस में कनेक्टेड कॉन्टिनेंट है। तो यहां से हमें पता चला कि बन गए कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता रही है कि कॉन्टिनेंट वगैरह कैसे बने, एल्फ्रेड वैगनर ने बताया। ये थ्योरी सही है, ये कैसे माना जाए? वैगनर बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस उसने एक कंसेप्ट दे दिया अपना, पर वाकई में ये थ्योरी सही है। इसके एविडेंस कैसे पता चलेंगे? क्यों इस थ्योरी को माना जाए? इस थ्योरी को इसलिए माना जाए, जैसे आप अफ्रीका और साउथ अमेरिका, मैं आपको अफ्रीका और साउथ अमेरिका मैप अगर दिखाऊं तो अफ्रीका का मैप और साउथ अमेरिका का मैप देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे दोनों पहले कभी जुड़े रहे हों आपस में। मैप दिखाता हूं मैं, वर्ल्ड मैप आपको, मतलब जैसे एक वो आती है जिक्सॉ पजल कि कई सारे टुकड़े आपस में हैं और आप टुकड़ों को अलग कर दो, फिर उन टुकड़ों को जोड़ो, कनेक्ट करो तो एक पार्ट बन जाए। अगर पेंजिया एक सिंगल लैंड मास रहा होगा
तो आज जो लैंड मास के टुकड़े हैं इनको जब जोड़ा जाए तो दोबारा फिट हो जाने चाहिए एक दूसरे में, अगर एक से टूटे होंगे। मैं आपसे कहूं कि ये रिमोट को हम 10 पार्ट्स में तोड़ दें, तो उन 10 पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करो, और अगर वो इसी शेप में फिट हो जाएं, इसका मतलब इसी से टूट के बने हुए हैं। ठीक, तो जो पेंजिया टूटा, ये सब लैंडमास जो आज हैं, हम इनको फिट करें अगर टुकड़ों को, तो दोबारा ये एक दूसरे से फिट हो जाने चाहिए। अगर एक दूसरे से टूट के बने हैं और वो कंप्लीट लैंडमास पेंजिया बनना चाहिए, ये थ्योरी सही पाई गई। अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका फॉर एग्जांपल मैं इमेज दिखाऊं आपको लगेगा जैसे अफ्रीका से ही टूट के साउथ अमेरिका अलग हुआ हो। और भी एविडेंस मैं प्रूफ बता सकता हूं उसको लेकर कि क्यों एक हिस्सा माना जाता है। वर्ल्ड मैप देखो, ये है, रटना कुछ नहीं है। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कंसेप्ट समझने हैं, कंसेप्ट समझोगे उसके बाद फैक्चुअल डाटा आएगा रटने के लिए, तब समझ पाओगे। सीधे सीधे रटने की कोशिश करोगे, रट नहीं पाओगे। कंसेप्ट के हिसाब से समझ में आएगा। कंसेप्ट पहले समझ जाओगे तो कोई फैक्ट होगा, रटना आसान हो जाएगा। भाई लेक है, रिवर है, वो तो रटने पड़ेंगे नाम, पर मैप अगर समझ आ गया तो रटना आसान होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो विजुलाइज कर पाओगे किसका नाम कहां पर था। ये वर्ल्ड मैप है। जरा मुझे बताओ, अफ्रीका के इस हिस्से से कुछ पोर्शन लग रहा है कि टूट के अलग हुआ है ना? यहां से कुछ पोर्शन टूट के अलग हुआ है। मैं इसको उठा के यहां फिट कर दूं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये यहां पर ऐड हो रखा है, यहां से माइनस हो रखा है। अगर मैं इसको ले जाके यहां फिट कर दूं, फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साउथ अमेरिका है ये और ये अफ्रीका है। अगर मैं इस पार्ट को यहां ले जाके फिट कर दूं तो फिट हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर ये तो कोइंसिडेंस हो सकता था, हो सकता है कि ये कोइंसिडेंस हो, ऐसा मैप बन गया। फिर मैं आपको और एविडेंस देता हूं उसके बारे में। अफ्रीका के इस हिस्से में कुछ वेजिटेशन और कुछ स्पीसीज पाई जाती थी, जो साउथ अमेरिका में भी एविडेंस पाए गए हैं इस एरिया में। कुछ वेजिटेशन और कुछ स्पीसीज जो अफ्रीका के इस हिस्से में पाए जाते थे, जिनके एविडेंस मिले, वो साउथ अमेरिका के इस हिस्से में भी एविडेंस पाए गए। इसका मतलब ये इससे भी प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं ये लैंडमास एक समय के रहे होंगे। कार्बन डेटिंग वेटिंग कंसेप्ट भी होते हैं, कितने साल पहले कोई चीज यहां मिली और यहां मिली, समय दोनों का काउंट किया गया, एक ही पाया गया कि एक ही टाइम पर वो चीज यहां और यहां दोनों जगह देखी गई। इसका मतलब ये लैंडमास कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे होंगे। सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सब एरिया देखो, ये भी इस एरिया से टूटा हुआ लग रहा है। अगर इसको उठा के यहाँ फिट कर दूं मैं तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इस एरिया को यहाँ फिट कर दोगे, पूरा फिट बैठ रहा है। इसका मतलब एल्फ्रेड वैगनर की थ्योरी को और सपोर्ट मिलता है इन एविडेंस से। पर ये वैगनर ने नहीं बोला था, आगे जाकर जो साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन किए थे कि कहीं ना कहीं ये सब लैंडमास एक हुआ करता था। टाइम के साथ अर्थ में एक्टिविटी होती गई और इनमें क्रैक होते रहे। और मैं आपको बताऊं, अभी अर्थ का जो क्रैक है वो पूरा नहीं हो पाया, अभी प्लेटों का टूटना और चल रहा है। जैसे अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक बड़ा क्रैक डेवलप हो गया है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें खुद एक बड़ा क्रैक डेवलप हो गया है अफ्रीकन प्लेट में, अभी और टूट रही है। ये फिजिबल है, आप सर्च मारोगे अफ्रीकन प्लेट में जो फॉल्ट लाइन डेवलप हुई है, दरार आई है, फॉल्ट मतलब दरार जो पड़ी है, अफ्रीकन प्लेट में भी एक बड़ा क्रैक विजिबल हो गया, ऑब्जर्व हो पा रहा है इस समय। इंडिया में भी मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र एक रिवर है भीमा रिवर, भीमा रिवर है, भीमा रिवर के पास से भी क्रैक डेवलप हो रहा है इंडियन प्लेट में। इंडियन प्लेट में भी क्रैक देखा जा रहा है भीमा रिवर के पास से। इसका मतलब प्लेटों का टूटना भी अभी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी दुनिया बनी। उसमें ये जो एरिया कुछ कॉन्टिनेंट्स वगैरह में आपने बांट दिए, अब कॉन्टिनेंट्स को रेफरेंस लेकर ही अलग अलग आपने ओशियन को नाम दे दिए। पूरी दुनिया में जितना पानी है उन वाटर को भी तो कुछ नाम दोगे। तो कॉन्टिनेंट इस तरह से बन गए, कॉन्टिनेंट बन गए तो जिधर जिधर जो जो वाटर बॉडी पड़ रही है उसको आपने कुछ नाम दे दिया। जैसे ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। भाई एंजॉय कर रहे हैं सब्जेक्ट को जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, बोर तो नहीं हो गए? अगर बोर हो जाएं तो बता दीजिएगा। ऑनलाइन में यही है कि जो आप बताओगे वही पता चलेगा मुझे, सामने आप मुझे दिख तो रहे नहीं। मैं तो पढ़ाने में एंजॉय कर रहा हूं, आप पढ़ने में एंजॉय कर रहे हो कि नहीं? तो एक कॉन्टिनेंट हो गया नॉर्थ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट हो गया साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट का मतलब है महाद्वीप, एक महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री होते हैं।
तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट हो गया। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मेन कंट्री है कनाडा, यूएसए। जो बिडेन कहाँ का राष्ट्रपति है, पूरे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का या केवल एक कंट्री का? नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका प्रेसिडेंट जो बिडेन। तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसमें पड़ता है कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और इससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे कंट्री, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, क्यूबा, ये छोटे छोटे कई सारे कंट्री पड़ते हैं। और टोटल कंट्री अगर मैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में काउंट करूं 23। लिखो मत अभी, बस सुनो, सिर्फ सुनो, फोकस करो यहां पर। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बड़े कंट्री हैं कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये 3। छोटे छोटे कंट्री भी जोड़ लिए जाए तो 23। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में टोटल कंट्री है 13। मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच कई सारे छोटे छोटे कंट्री, इनको सेंट्रल अमेरिका ही बोल देते हैं। कॉन्टिनेंट तो 2 हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और छोटे छोटे कंट्री जो हैं इसको सेंट्रल अमेरिका एरिया बोल देते हैं, इनको सेंट्रल अमेरिका। ये पूरा वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम सुनते हो आप, ये सब सेंट्रल अमेरिका का आइलैंड्स वगैरह हैं। यहाँ पर किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में तो शामिल करोगे ना, तो सेंट्रल अमेरिका के आइलैंड हो, कोई हो, किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में जगह दोगे उसको। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 23 कंट्री आ जाते हैं, ये 3 बड़े कंट्री, छोटे छोटे आइलैंड वगैरह भी, और साउथ अमेरिका में 13 कंट्री। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब पूरी दुनिया तो इस तरह से गोल है ना, पूरी दुनिया इस तरह से गोल है। क्यों मैं कह रहा हूं? पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका जो आप बात कर रहे हैं, इधर जो एरिया पड़ता है ये पूरा है पैसिफिक ओशियन। ऊपर नॉर्थ पैसिफिक, नीचे साउथ पैसिफिक, प्रशांत महासागर में ही उत्तरी प्रशांत महासागर, पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर, और दूसरे कोने पे देखोगे यहां भी पैसिफिक ओशियन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 पैसिफिक ओशियन हो। प्रशांत महासागर तो एक ही है, पैसिफिक ओशियन यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है। मतलब इस चार्ट को ऐसे बोर्ड से निकालें और फोल्ड कर दें, ऐसी है दुनिया। इस चार्ट को बोर्ड से निकालकर ऐसे फोल्ड कर दो, राउंड कर दो, तो पैसिफिक ओशियन पूरा पूरा एक साथ होगा ना, 2 अलग अलग पार्ट में थोड़ी है। अब आप सोचोगे सर नॉर्थ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, बहुत पैसे लग जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका उधर, ऑस्ट्रेलिया इधर, सब घूम के आना पड़ेगा मुझे पूरी दुनिया। साउथ अमेरिका से यहां जाना है तो सब घूम के आना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ऐसे गोलाई, इसको राउंड कर दो, ऐसे राउंड कर दोगे तो इधर का एरिया और इधर का एरिया आपस में कनेक्टेड आएगा। भाई एक पेज को निकाल के राउंड कर दो तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, प्रशांत महासागर इधर, और ऐसे घूमकर, ये भी तो प्रशांत महासागर है, ऐसे घूम कर आओगे तो ये भी तो एरिया कनेक्ट हो जाएगा, नजदीक पड़ रहा है आपस में। आप ऐसे राउंड कर दो इसको तो प्रशांत महासागर कनेक्टेड होगा ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एरिया है। बोर्ड पर आप 2D बना सकते हो, रियल लाइफ में अर्थ कैसी है, 3D है। बोर्ड पर आप 2 ही डायमेंशन दिखा सकते हो, इसलिए ऐसे दिखाना पड़ रहा है। रियल लाइफ में 3D, प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन कनेक्टेड एरिया होगा। तो ये तो कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। फिर कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अफ्रीका में इतने सारे कंट्री। फिर कॉन्टिनेंट है यूरोप, फिर कॉन्टिनेंट है एशिया, यूरोप एशिया कनेक्टेड है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, 5 कॉन्टिनेंट हो गए। 1 2 3 4 5, 5 कॉन्टिनेंट हो गए। छठा कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका छठा कॉन्टिनेंट। और 7th कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जब आप कहोगे तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ साथ आसपास के आइलैंड भी कवर हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है। कॉन्टिनेंट जब आप बोलोगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री वगैरह हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया और कुछ आइलैंड कंट्री मिलाकर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का भी नाम है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और कुछ आइलैंड कंट्री आ जाएंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम है। तो कंफ्यूजन ना हो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है कंट्री भी है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के लिए कई बार हम ये वर्ड यूज करते हैं ओशिएनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कंट्री और कई आइलैंड कंट्री आ जाते हैं। तो इस कॉन्टिनेंट को ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ओशिएनिया कह लो। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट महाद्वीप या ओशिएनिया,
जिसमें ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी आ गया और कुछ आइलैंड कंट्री भी आ गए। ठीक है, ये आपके होगा 7 कॉन्टिनेंट्स। कुछ समय पहले एक नया कॉन्टिनेंट खोजा गया जिसका नाम है जीलैंडिया, 8th न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट। कुछ समय पहले 8वां कॉन्टिनेंट खोजा गया दुनिया का, जीलैंडिया उसका नाम है। पहले साइंटिस्टों को यह लगा कि जीलैंडिया जो एरिया है ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड पार्ट है, और जब रिसर्च की गई और चेक किया गया तो पता लगा ये अपने आप में ही एक कॉन्टिनेंट रहा होगा। समय के साथ ये डूब गया, सबमर्ज हो गया। 95% से ज्यादा हिस्सा डूबा हुआ है, अंडर वाटर है। सिर्फ एक पार्ट विजिबल है, न्यूजीलैंड एक कंट्री। तो न्यूजीलैंड अभी तक ओशियनिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट था, अब ये एक अलग कॉन्टिनेंट का हिस्सा माना जा रहा है। जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट है। तो जीलैंडिया में साइंटिस्टों को क्या पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के नजदीक जमीन के ओशियन के नीचे, ओशियन के अंदर उनको डूबा हुआ लैंड मास दिखा। उनको लगा कि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट रहा होगा, और रिसर्च की और सर्वे हुआ, पता चला कि इतना बड़ा एरिया है कि ये अपने आप में कॉन्टिनेंट हुआ करता था, पर टाइम के साथ वाटर लेवल बढ़ा, ये डूब गया पूरा। 95% से ज्यादा ये डूब चुका है। सिर्फ एक विजिबल पार्ट इसमें है जो कि न्यूजीलैंड बचा है। सिर्फ न्यूजीलैंड एक पार्ट बचा है, बाकी पूरा एरिया इसका सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है। उसको नाम दिया गया जीलैंडिया। तो 8th नंबर न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट, उसका नाम है जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। अभी लिखो मत, आगे आएगा। तो 7 कॉन्टिनेंट जो अभी तक आप जानते थे, 8th कॉन्टिनेंट हो गया जीलैंडिया। जीलैंडिया कहां पर है? न्यूजीलैंड जो है, जीलैंडिया इतना बड़ा हिस्सा है, सब डूबा हुआ है, सिर्फ एक विजिबल है, न्यूजीलैंड। तो 8th कॉन्टिनेंट हो गया जीलैंडिया। 8th नंबर न्यूली डिस्कवर्ड कॉन्टिनेंट हो गया जीलैंडिया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट आज की डेट में 8। 8th नंबर न्यूली डिस्कवर्ड जीलैंडिया, सब डूबा हुआ है, सिर्फ एक कंट्री विजिबल जो न्यूजीलैंड, बस यही बचा है, बाकी पूरा डूबा हुआ है। तो ओशियन मैंने बताया, एक हो गया प्रशांत महासागर। तो कॉन्टिनेंट की पोजीशन के हिसाब से जो वाटर बॉडी जिधर जिधर पड़ रहा है, आपने अलग अलग नाम दे दिए। अगर आप नाम नहीं देते तो किसी चीज के बारे में बताना हो तो कैसे बता पाओगे भाई? अगर आप किसी शहर में जा रहे हो, अलग अलग रोडों के नाम नहीं हो, तो कैसे आप बता पाओगे किसको कहां से कहां जाना आना है? कोई रेफरेंस तो होना चाहिए। तो अलग अलग नेमिंग इसलिए की जाती, नाम एक तरह से आईडी है, एक तरह से आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जिससे हम तुरंत समझ जाएं कि दुनिया के इस हिस्से की बात हो रही है। तो इस तरह से कॉन्टिनेंट बने, और इनके पास जो जो वाटर बॉडी बने, जो जो वाटर बॉडी का पार्ट अलग अलग होता गया, उनको नाम दे दिए गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इस तरफ, और इधर का पोर्शन ये प्रशांत महासागर कनेक्टेड एरिया है। ये पैसिफिक ओशियन हो गया। अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ और साउथ, और इधर अफ्रीका पड़ता है, इन दोनों के बीच जो वाटर बॉडी पड़ी, जो हिस्सा बना, उसको नाम दिया अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक के भी 2 पार्ट, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। बरमूडा ट्राइंगल लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है जानने में, आपको भी होगा, यही पड़ता है इसी तरफ। बरमूडा ट्राइंगल आगे बताऊंगा मैं। 3 एरिया है, उनको मिला के बनता है, ट्राइंगल शेप बनती है, 3 पार्ट को मिला के इधर पड़ता है। तो दुनिया में बरमूडा ट्राइंगल की पोजीशन आपसे पूछ ले, नॉर्थ अटलांटिक पड़ता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ही है बरमूडा ट्राइंगल। चीजें खो जाती हैं, प्लेन खो जाते हैं, शिप डूब जाते हैं, तो वहीं पर चर्चा करूंगा मैं इसके बारे में आगे। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्टिनेंट अलग से देखेंगे, तब बताऊंगा। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन। अभी तक हमने 8 कॉन्टिनेंट के नाम सुन लिए और 2 ओशियन सुन लिए, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तीसरा ओशियन यहां पर ये हमारा एशिया पड़ रहा है, और ये अफ्रीका, एशिया अफ्रीका के बीच है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तीसरा ओशियन हो गया पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, 3 ओशियन हो गए। चौथा ओशियन है आर्कटिक ओशियन। बचपन में आपने 4 ओशियन सुने हैं, बचपन में आपने 7 कॉन्टिनेंट और 4 ओशियन सुने थे। अब मैंने आपको बताया 8 कॉन्टिनेंट हैं और 5 ओशियन हो चुके हैं। तो 3 ओशियन तो हो गए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। 4th ओशियन सबसे ऊपर यहां देखोगे आर्कटिक ओशियन, ग्रीनलैंड के पास देखोगे आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, 4 ओशियन हो गए। कुछ समय पहले, 2.5 साल पहले, एक नया ओशियन नाम दिया गया सदर्न ओशियन। 5वां ओशियन है सदर्न ओशियन।
अमेरिका इसको मानता है पांचवा ओशियन, सदर्न ओशियन। अब और भी जगह एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, मान लिया गया है ये पांचवा ओशियन। पहले अमेरिका ने रिकॉग्नाइज किया था कि ये पांचवा ओशियन है, अब दुनिया इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। तो पांचवा ओशियन है सदर्न ओशियन, जो 2-2.5 साल पहले ही इसको मान्यता मिली, रिकॉग्नाइज हो गया है पांचवा ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पांचवा है सदर्न ओशियन। टोटल 5 ओशियन। तो अभी क्या स्थिति है पूरे वर्ल्ड में? 8 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। और अगर आपको क्यूरियोसिटी हो जानने में, एक 6th ओशियन का पता भी चला है। एक और ओशियन पता चला है, 6th ओशियन, छठा ओशियन, पर वो विजिबल नहीं है, वो अर्थ के नीचे फ्लो कर रहा है। उसके बारे में साइंटिस्टों ने कहा है कि वो जो ओशियन है वो विजिबल नहीं है, वो अर्थ की जो क्रस्ट है, हमें तो ऊपर ऊपर जो है वो नजर आ रहा है ना, वो अर्थ के नीचे फ्लो कर रहा है, ऊपर ऊपर विजिबल नहीं है वो। 6th ओशियन साइंटिस्टों ने जो बताया है, वो बिलो अर्थ सरफेस फ्लो कर रहा है, ऊपर विजिबल नहीं है, उसको 6th ओशियन कह रहे हैं वो। पर आप ये 5 जानिए अभी, ठीक है, आप इन 5 को जानिए, 5 ओशियन। तो वर्ल्ड में टोटल 8 कॉन्टिनेंट्स, 8 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। वर्ल्ड में है 8 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। कितने कंट्री हैं? जिसमें आते हैं 23 कंट्रीज। एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, जिसमें आते हैं 13 कंट्रीज। फिर है अफ्रीका, इसमें आते हैं 55 कंट्रीज। इसके अलावा एशिया, 49 कंट्रीज। पांचवा यूरोप, अराउंड 44 कंट्रीज। 5 हो गए। इसके अलावा अंटार्कटिका में कोई कंट्री नहीं है, कोई रहता नहीं है, वहाँ पेंगुइन रहता है बस। अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और आसपास के कुछ आइलैंड कंट्री आ जाएंगे। और एक है जीलैंडिया। तो जो 5 बड़े कॉन्टिनेंट उन्होंने बता दिए, तो टोटल 8 कॉन्टिनेंट, 8 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, जीलैंडिया। 3, 6, 8। ओशियंस की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में 23, साउथ अमेरिका 13, 55, 49, 44। ओशियंस की बात करें, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, एंड सदर्न ओशियन। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है ब्राजील। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री ब्राजील। क्लियर है? आगे बढ़े। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, किस तरह से ओशियन बने, कॉन्टिनेंट बने, ये हमें समझ आ गया। किस तरह से कॉन्टिनेंट और ओशियन वगैरह बने, ये हमें क्लियर हो गई बात। यहां तक देख लो, फिर आगे बढ़े। इसके बाद कुछ नोट करना है करो, फिर और लिखें।
ठीक है। इंडिया की बात करें, अबाउट इंडिया। अब पूरी दुनिया में इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, अब हमको समझ आएगा। इंडिया ये है साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशियन कंट्री। इंडिया है साउथ एशियन कंट्री, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के भी दक्षिण में पड़ता है, एशिया कॉन्टिनेंट के भी सदर्न पार्ट में है। और हेमिस्फीयर में कौन से है, नॉर्थ में या साउथ में? इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया साउथ एशियन कंट्री है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसके पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, किलोमीटर एरिया, एंड इट अकाउंट्स 2.4% वर्ल्ड टोटल का। इट अकाउंट्स अराउंड 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल लैंड मास। तो इंडिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इंडिया एशिया के साउथ में पड़ता है, हेमिस्फीयर में देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं हम। एरिया वाइज हम 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा टोटल एरिया है, जो वर्ल्ड एरिया का 2.4% है। हम पूरे दुनिया के कितना लैंड मास हमारे पास है, 2.4%। पॉपुलेशन वाइज हम चाइना से भी ऊपर आ गए हैं, टॉप कंट्री हो गए हैं, 140 करोड़ हम क्रॉस कर गए हैं, 140 करोड़, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हो चुके हैं, जो वर्ल्ड की 17.7% पॉपुलेशन है। अब आप सोचिए बाकी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में हमारा एरिया कितना है और वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारी हिस्सेदारी कितनी है। हम पूरी दुनिया के लैंडमास में 2.4% हमारे पास है, पर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 17.7% हमारे पास है। इसका मतलब कम लैंडमास में ज्यादा लोग हैं, इसका मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी ज्यादा है। नहीं समझ पाए? पूरी दुनिया में हमारे पास 2.4% एरिया, पूरे वर्ल्ड का एरिया का 2.4% हमारे पास है। उसमें पॉपुलेशन हमारी पूरी दुनिया की कितनी है? पूरे दुनिया की पॉपुलेशन का 17.7% हमारे पास है। मतलब लैंड हमारे पास 2.4% और वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे पास 17.7%। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी, इसका मतलब ज्यादा है, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, क्राउडेड है ना। तो साउथ एशियन कंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और ये एरिया पूरी दुनिया का 2.4% शेयर है हमारा। पॉपुलेशन वाइज भी नोट करिए। पॉपुलेशन वाइज more than 1.4 बिलियन, पॉपुलेशन इंडिया की मोर देन 1.4 बिलियन, अराउंड 17.7% ऑफ वर्ल्ड टोटल। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, वर्ल्ड टोटल का 17.7%। पॉपुलेशन वाइज इंडिया लार्जेस्ट कंट्री।
पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री इंडिया। और जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कौन सा ईयर माना जा रहा है कि पॉपुलेशन जब हमारी स्टेबल हो जाएगी? अभी लगातार हर सेंसस में पॉपुलेशन हमारी ग्रो कर रही है। 1921 का सेंसस अकेला सेंसस था। सेंसस मतलब जनगणना हर 10 ईयर में कराई जाती है। इतिहास में एक गवर्नर जनरल रिपन नाम था उसका, वाइसरॉय रिपन, उसके टाइम से सक्सेसफुल सेंसस शुरू हुआ था। आगे बात करेंगे सफल जनगणना की शुरुआत। उससे पहले एक पर्सन था, उसका नाम था मेयो। मेयो, तो वाइसरॉय मेयो जो था, शुरुआत तो जनगणना कराने की उसने की थी 1972 में, पर वो फेल रहा था। उसके बाद रिपन ने 1972 नहीं 1872 सॉरी 1872, तो 1872 में पहली बार सेंसस कराने के लिए ट्राई किया था मेयो ने, तो मेयो उसमें फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके 9 ईयर के बाद 1881 में रिपन जो वाइसरॉय था उसने कराया था पहला सक्सेसफुल सेंसस, पहली सफल जनगणना। उसके बाद हर 10 ईयर में कराया जाता है। तो 1921 जो सेंसस हुआ था, अकेला वो सेंसस ऐसा है जिसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन की थी हमारी। बाकी जितने सेंसस हुए हैं, हर सेंसस अगले डाटा में हम ग्रो किए हैं। सेंसस जनगणना के हर डाटा में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 1921 वाला ग्राफ आप देखोगे तो डाउन गया था। रीजन था स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी दुनिया में फैली थी और वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 18 तक चला था। इंडियन सोल्जर भी बहुत मारे गए थे उसमें, क्योंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे। तो 1914 से 18 वर्ल्ड वॉर 1 चला था, स्पेनिश फ्लू जैसी महामारी भी थी उस समय, तो काफी इंडियन की मौतें हुई थी। क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वॉर में डायरेक्ट नहीं, हम ब्रिटिश कॉलोनी थे, ब्रिटिश का रूल था, तो हमारे लोगों को ले आके वॉर में झोंकते थे। तो 1921 में जनगणना जो हुई थी उसका डाटा डिक्लाइन किया था, बाकी सब ऊपर है, सब ग्रो किए हैं। 1945 वो ईयर माना जा रहा है जब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल होने का अनुमान है। उस तब तक तो ग्रोथ ही है कि पॉपुलेशन ग्रो ही करती जाएगी, अभी और बढ़ेगी ये। तो 1.4 बिलियन पर हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.7% है। अब 2045 क्वेश्चन आएगा कि पॉपुलेशन स्टेबल कब तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है? पॉपुलेशन इंडिया की एक्सपेक्टेड है स्टेबल हो जाएगी 2045 तक, ये माना जा रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बाय द ईयर 2045 इंडियाज पॉपुलेशन विल बी स्टेबल। अब पूरी लाइन लिखोगे तो ये लिखोगे, इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल होने का कब तक का अनुमान है? 2045 एक्सपेक्टेड। इंडिया की पॉपुलेशन कब तक एक्सपेक्टेड है कि स्टेबल हो जाएगी? 2045, ये अनुमान है कि तब तक हम स्टेबल हो जाएंगे। अभी तो ग्रो ही करते जा रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था बनी थी इस दिन, पॉपुलेशन रिलेटेड। जीके में पढ़ेंगे, जीके करंट अफेयर में यूनाइटेड नेशन आएगा तब बताऊंगा। उस संस्था का नाम है यूएनएफपीए, यूएन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। वो बना था इस डेट को, इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। उस संस्था का नाम मत लिखिए, बस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी नोट करो, जीके में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो 2045 माना जा रहा है कि जब हमारी पॉपुलेशन स्टेबल हो पाएगी। अभी तो लगातार हम ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में ही जा रहे हैं, ग्रोथ ही होती जा रही, बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करती है, और इंडिया का जो नीचे हिस्सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको बताया था। ये सब क्लियर है? कुछ लिखना है इसमें? कुछ लिखना हो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। स्मूथली सब कुछ समझ आ रहा है ना? कहीं को ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना पड़ रहा और रटना नहीं पड़ रहा है? कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे, पता कैसे चलेगा कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? भाई पढ़ना समझना आप ही को है, मुझे थोड़ी पेपर देने जाना है। सब कुछ स्मूथली समझ आ रहा है, टफ तो नहीं लग रहा कुछ भी? बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं इसमें कि नहीं? बीपीएससी वाले स्टूडेंट को देख रहे हैं लाइव? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब मेरा एक सवाल है आपसे,
इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है पूरी तरीके से, या ट्रॉपिकल के बाहर भी कुछ एरिया पड़ता है? मैंने आपको अर्थ के कुछ क्लासिफिकेशन को जोन्स बताए थे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सब नाम बताए थे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब 23.5 डिग्री लाइन ये इंडिया के बीचों बीच से क्रॉस करती है। मान लो अगर ये इंडिया है, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो इंडिया के बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के सेंटर से जाती है। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है, जो मैंने राजस्थान, एमपी, जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से गुजर रही है, उसके नीचे नीचे का एरिया तो ट्रॉपिकल जोन में आएगा। ये जोन का क्या नाम था? ट्रॉपिकल जोन, या इसको टॉरिड जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन। इसका मतलब आधा जो इंडिया है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे नीचे पड़ रहा है, ये इंडिया ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, और ऊपर का हिस्सा टेम्परेट जोन में पड़ता है। टेम्परेट जोन के ही निचले हिस्से को सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक से जुड़ा हुआ हिस्सा, ट्रॉपिक के जस्ट बाद वाला, ट्रॉपिक के ठीक बाद वाला। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि 66.5 डिग्री लाइन नॉर्थ, ये था आर्कटिक सर्कल, और इतना ही नीचे चले गए थे तो 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये सब जो आपने पढ़ा था, मतलब टेम्परेट जोन में ही जो नीचे का हिस्सा है, टेम्परेट जोन में ही जो नीचे का हिस्सा है, उसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। मतलब मैं 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 35 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं। 23.5 डिग्री साउथ, यहां से भी 35 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। मतलब टेम्परेट एरिया का ही एक हिस्सा ट्रॉपिक से जुड़ा हुआ, ट्रॉपिक के जस्ट बाद का, इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। मतलब पूरे टेम्परेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे टेम्परेट की बात नहीं कर रहा हूं। टेम्परेट में जो नीचे का हिस्सा है तो टेम्परेट ही, टेम्परेट में नीचे का हिस्सा है टेम्परेट ही, पर उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब ट्रॉपिकल, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सब ट्रॉपिकल। एग्जैक्ट 66.5 डिग्री होता है ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए एक आइडिया दे रहा हूं कि ये सब पढ़ा चुके हैं पहले। एग्जैक्ट लिखना है तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री साउथ, ये बता चुका हूं पहले मैं, तो पूरा पूरा मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं यहाँ। ये 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 आर्कटिक, 66.5 अंटार्कटिक। पिछली क्लास में पूरा पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं सारी जोन। जो लोग पहली क्लास कर रहे हो वो स्टार्टिंग के दोनों लेक्चर कवर कर लेना। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मैंने बनाया, वहां पे सब बता रखा है, टेम्परेट जोन, पोलर जोन। बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक का एरिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक का एरिया है, उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन के ही निचले हिस्से को सब ट्रॉपिकल कह रहे हैं। मतलब 23.5 से 35 नॉर्थ, 23.5 साउथ से 35 डिग्री साउथ, ये दोनों सब ट्रॉपिकल जोन है। ट्रॉपिक के जस्ट बाद ऊपर और ट्रॉपिक के जस्ट बाद नीचे, इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ट्रॉपिक के जस्ट ऊपर और ट्रॉपिक के जस्ट नीचे 35 डिग्री तक दोनों तरफ, इसको सब ट्रॉपिकल कहते हैं। मतलब टेम्परेट जोन में ही लाई कर रहा है ये, टेम्परेट जोन का ही नीचे का हिस्सा। तो टेम्परेट जोन होती है 23.5 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 66.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक टेम्परेट जोन, इतने में ही 35 डिग्री तक के पोर्शन को सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, इंडिया पूरी तरीके से ट्रॉपिकल में है, सब ट्रॉपिकल में है, दोनों में है। इंडिया का मैप देखो कितने डिग्री से क्रॉस कर रहा है, ऊपर टॉप पर कितने डिग्री लैटिट्यूड दिख रहा है। इंडिया पूरी तरीके से ट्रॉपिकल में है, सब ट्रॉपिकल में है, दोनों में है। इंडिया दोनों में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से क्रॉस कर रही है उसके नीचे का पूरा हिस्सा ट्रॉपिकल में,
और उसके ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल में। 35 डिग्री के ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे, तो टेम्परेट वाली बात छोड़ो, हम सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल इनमें है। और सब ट्रॉपिकल टेम्परेट के ही लोअर पोर्शन को बोलते हैं। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट का ही लोअर पार्ट है, क्योंकि 23.5 डिग्री के नीचे ट्रॉपिकल है, उसके ऊपर टेम्परेट है। टेम्परेट में ही 35 डिग्री तक के पोर्शन को सब ट्रॉपिकल नाम देते हैं। तो इंडिया लाइज इन बोथ। इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बोथ। इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बोथ। हम दोनों में लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूरा कंट्री हमारा आज की डेट में 28 स्टेट और 8 यूटीज में बटा हुआ है। इंडिया के नाम से ढूंढने जाओगे कुछ मिलेगा नहीं। इंडिया के नाम से आपको मिलेगा 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज। इंडिया के नाम से आपको भारत के 28 राज्य और 8 यूटी मिलेंगे। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 8 यूटी में क्यों कह रहा हूं? जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, उसको ब्रेक करके 2 यूटी बना दिया। और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, 2 अलग अलग यूटी थे, उनको मर्ज कर दिया। तो एक को तोड़ के 2 बना दिया और 2 को मर्ज करके 1 बना दिया। टोटल यूटी है 8। मैं बता रहा हूं कौन कौन से। दिल्ली भी एक यूटी है, मालूम होगा आपको। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार। दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। इसके अलावा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये हो गए 5। जम्मू कश्मीर एक अलग से यूटी है। लद्दाख एक अलग यूटी है। कितने हो गए? 3 3 6 7। और दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, दोनों अलग अलग यूटी थे, उनका मर्जर हो चुका है। दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये मर्जर हो गया। टोटल यूटी हो गए 8। मैप में पौंडीचेरी देखना, मैप में पौंडीचेरी ढूंढना कहां पर है। पौंडीचेरी पूरा एक साथ नहीं दिखेगा आपको, इसके 2 हिस्से ईस्ट की तरफ दिखेंगे, 2 वेस्ट की तरफ दिखेंगे। 4 छोटे छोटे एरिया मिलाकर उनको पौंडीचेरी बोलते हैं। 2 ईस्ट की तरफ है, 2 वेस्ट की तरफ है। पौंडीचेरी आपको एक साथ नजर नहीं आएगा। आज आप ढूंढने की कोशिश करना, कल मैं बताऊंगा इसके बारे में। 4 नाम मिलेंगे। एक मिलेगा यनम, कराईकल, पुडुचेरी, माहे। यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, ये चारों को मिलाकर पौंडीचेरी है। फ्रेंच कॉलोनी था, फ्रेंच कॉलोनी रहा है पौंडीचेरी। तो इंडिया में 28 स्टेट और 8 यूटी। अब कुछ फैक्ट हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहीं से चाहे तो देख लो एक बार।
क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं एक बार चेक कर लो। यहाँ से हमने बात शुरू की थी, एस्ट्रॉइड वगैरह बताया, सब ट्रॉपिकल रीजन बता चुके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से आता है बता दिया, कॉन्टिनेंट ओशियन वगैरह कौन से हैं सब बता दिया, ओशियन कौन से हैं, वर्ल्ड ओशियन। इसके बाद कॉन्टिनेंट्स के नाम वगैरह सब बता दिए। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका। ये अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, एरिया वाइज बात कर रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट्स एरिया में सबसे बड़ा एशिया, एरिया वाइज, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। किसमें कितने कंट्री पड़ते हैं वो सब बता चुके हैं। एरिया में सबसे बड़ा एशिया, दूसरा नंबर अफ्रीका। इंडिया की पॉपुलेशन कितना शेयर है बता दिया, ये सब कंप्लीट। वर्ल्ड रैंकिंग अगर जानना चाहो, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा इंडिया, चाइना को पीछे छोड़ दिया है हमने, बाकी कंट्री का भी नाम पूछ ले बता सकते हैं। अमेरिका थर्ड है, इंडोनेशिया फोर्थ है। पॉपुलेशन में वर्ल्ड रैंकिंग सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। वर्ल्ड में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन किस कंट्री में, इंडोनेशिया में, ये भी क्वेश्चन है। मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड में इंडोनेशिया। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंकिंग पूछी जाए, इंडिया 1, चाइना 2, अमेरिका 3, इंडोनेशिया 4, उसके बाद पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील। टॉप 7 कंट्री पॉपुलेशन में इंडिया, चाइना, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया, बात के 3 पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील। एरिया में बात करें, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंट्री रशिया। पहले जब ये सोवियत संघ हुआ करता था तो 15 कंट्री एक थे उस समय। 91 में 15 कंट्री टूटे, रशिया के साथ 14 कंट्री और अलग हुए। तो जब 14 कंट्री और अलग हो गए, उसके बाद भी एरिया में सबसे बड़ा कंट्री रशिया। तो आप सोचो, जब 14 कंट्रीज और इसके साथ रहे होंगे तो कितना एरिया रहा होगा। तो एरिया में सबसे बड़ा कंट्री रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, रशिया फिर कनाडा। इंडिया आता है 7th पर एरिया में। तो रशिया, कनाडा, अमेरिका और चाइना में एरिया को लेकर नजदीक हैं दोनों, पर अगर आपसे पूछ ले कि दोनों में एरिया में ज्यादा कौन है, चाइना का एरिया अमेरिका से भी ज्यादा है। चाइना एक्चुअल में कई एरिया कब्जा भी कर चुका है ना, हांगकांग वगैरह को अपने में मिला चुका है, एक्सपेंशन करता जाता है, कई एरिया को अपने में दिखाता है ये। तो रशिया एरिया में सबसे बड़ा, फिर कनाडा, उसके बाद चाइना, फिर अमेरिका, 4 हो गए ये, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब इंडिया। एरिया में 7 सबसे बड़े कंट्री कौन कौन है, ये 7 रैंकिंग है। एरिया वाइज 7 सबसे बड़े कंट्री ये 7। इंडिया का मैप ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ हमारे पास कितना एरिया है। ईस्ट से वेस्ट मतलब अरुणाचल से गुजरात अगर हम जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक अगर हम जाते हैं तो हमारा एरिया है 2933 किलोमीटर, मतलब ईस्ट से वेस्ट टोटल लेंथ हमारी 2933। और नॉर्थ से साउथ लद्दाख से कन्याकुमारी जाएंगे तो 3214 किलोमीटर। तो इंडिया का लैंड मास कहां से कहां, कितनी लंबाई है, ईस्ट टू वेस्ट 2933, नॉर्थ से साउथ 3214, अरुणाचल से गुजरात 2933, और लद्दाख से कन्याकुमारी जाएंगे तो 3214। टोटल हमारे 28 राज्य और 8 यूटी बता चुका हूं। पॉपुलेशन और एरिया में देखना चाहें, पॉपुलेशन में हमारा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी। यूपी की पॉपुलेशन ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ब्राजील दुनिया में 7वें नंबर का सबसे बड़ा कंट्री पॉपुलेशन में, हमारा अकेला उत्तर प्रदेश ब्राजील से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन वाइज अगर हम स्टेट की रैंक देखें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य भारत में यूपी, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, मैक्सिमम पॉपुलेशन यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी। और एरिया में बात करें, सबसे बड़ा एरिया राजस्थान का, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। पॉपुलेशन वाइज हमारे स्टेट यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, एमपी, एरिया में राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। यूनियन टेरिटरी मैंने बताई दिए, कौन से 2 नए बने और 2 कौन से मर्जर हो गए, 2 कौन से बने और 2 कौन से मर्जर हो गए बता दिया हमने। सबसे छोटा राज्य एरिया में गोवा,
एरिया में सबसे छोटा, तो अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे छोटा राज्य है गोवा एरिया में, पॉपुलेशन में सिक्किम। एरिया में सबसे छोटा स्टेट हमारा गोवा और पॉपुलेशन में सबसे छोटा सिक्किम। सिक्किम के बाद सबसे छोटा पॉपुलेशन में गोवा, नहीं एक मिनट, एरिया में गोवा के बाद सबसे छोटा सिक्किम। तो सिक्किम एरिया में भी दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है, पॉपुलेशन में सबसे छोटा है, ये हम कह रहे हैं। एरिया में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं सिक्किम जो है, गोवा एरिया में सबसे छोटा राज्य है और गोवा के बाद सबसे छोटा एरिया में सिक्किम। पॉपुलेशन में सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम। तो पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य सिक्किम और एरिया में दूसरे नंबर पे स्मॉलेस्ट। भारत का स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया में गोवा, पॉपुलेशन में सिक्किम और गोवा के बाद एरिया वाइज सबसे छोटा भी सिक्किम। तो एरिया वाइज सेकंड स्मॉलेस्ट। एरिया वाइज सेकंड स्मॉलेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें, अगर नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो एरिया में सबसे बड़ा अरुणाचल, दूसरे नंबर पे असम। उत्तर पूर्व के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो एरिया सबसे ज्यादा अरुणाचल, उसके बाद असम। पॉपुलेशन में कंपेयर करें तो असम सबसे ऊपर। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें तो नॉर्थ ईस्ट में एरिया में अरुणाचल, दूसरे नंबर पे असम। पॉपुलेशन की बात कर लें तो सबसे ऊपर असम। भारत का सबसे ईस्ट में और वेस्ट में, ईस्ट में अरुणाचल, वेस्ट में गुजरात। बता चुके हैं गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी 1600 किलोमीटर, गुजरात के बाद आंध्रा 974। तो सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात के पास है। सॉल्ट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है? गुजरात। गुजरात है मैक्सिमम सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन स्टेट गुजरात, सबसे लंबी कोस्ट लाइन इसी के पास और सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ गुजरात। बिग बैग कंसेप्ट बता दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझाया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह बता दिया, पेंजिया गोंडवाना का मैप दिखा देता हूं मैं, ये सब बता दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। कुछ इमेजेस देखें। एक तो जो मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई, कौन सी घटना लगभग कितने पहले हुई थी, देखना चाहो ये देख सकते हो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने जो बताया था, ये मैप है कि लगभग 225 मिलियन ईयर एगो पेंजिया हुआ करता था। पेंजिया दो पार्ट में क्रैक हुआ, फिर इसके इतने पार्ट हुए, फिर ये बना, इंडियन प्लेट जाकर टकराई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाला समझाया था मैंने, वो ये मैप है, कितने समय पहले कौन सी घटना घटी थी। बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं, कुछ ना कुछ लेक्चर रिकॉर्डिंग से भी कवर करते चलो ज्योग्राफी, क्योंकि आपका बहुत टाइम नहीं है, 30 को पेपर है। तो लाइव लेक्चर तो मैं करा ही रहा हूं, पर जो बीपीएससी वाले हैं 30 तारीख को पेपर है जिनका, रिकॉर्डिंग में भी सेम चीजें पढ़ा रखी है, तो रिकॉर्डिंग वाले भी कुछ लेक्चर कवर कर सकते हो, जल्दी खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी। कोशिश करो 20 तारीख तक कंप्लीट कर लो, कुछ लाइव कर लो, कुछ रिकॉर्डिंग कर लो। उतना टाइम लगाना ही नहीं, अगर बाकी सब्जेक्ट हो चुके हैं और यही रह रहा है तो डबल स्पीड से कर लो। क्लियर? क्योंकि यहां हड़बड़ी में नहीं पढ़ाऊंगा, इत्मीनान से चलेंगे, हमको हड़बड़ी नहीं करनी है, जो पढ़ो क्वालिटी पढ़ो। ये सब हो गया। इसके बाद ये देखो, जो मैंने आपको बताया था, कई सारे आइलैंड्स हैं,
आइलैंड्स के ग्रुप को एक नाम दे दिया है। जो आइलैंड्स है ना, कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं, तो उन आइलैंड के ग्रुप को नाम दे दिया है। जैसे कल आप किरिबाती की बात कर रहे थे, ये प्रशांत महासागर का एरिया है, तो पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये, पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट ही बोलोगे, ओशियनिया बोलोगे, या तो कॉन्टिनेंट वाइज बोलना है, ओशियनिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कई सारे हैं, इधर के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को नाम दिया है पॉलिनेशिया। इधर के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं उनको नाम दिया है पॉलिनेशिया। न्यूजीलैंड जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है, पर आइलैंड ग्रुप पॉलिनेशिया का भी हिस्सा है। तो कई सारे आइलैंड जो हैं उन आइलैंड ग्रुप को मिला के पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड कह देते हैं। इंडोनेशिया जीलैंडिया कॉन्टिनेंट में है, पर पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, अंतिमा प्रीवियस ईयर वगैरह लगा रहे हो, तैयारी कैसी है, क्वेश्चन वगैरह बन रहे हैं? बिहार लोकल कर रहे होगे और बाकी सब्जेक्ट हो चुके हैं, ओवरऑल क्वेश्चन हो रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हो? जो बिहार पीसीएस वाले बच्चे हैं, पहले वो मुझे फीडबैक जरूर बताएं कि जितना कराया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा खासा पढ़े हो, लाइफ साइंस खूब पढ़े हो, जीके करंट अफेयर डिटेल में किया है, हिस्ट्री पॉलिटी सर ने, राहुल सर ने कराया था, बाकी मैंने कराए हैं, ज्योग्राफी लाइव भी अवेलेबल, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल, इन्वायरमेंट बहुत डिटेल में। सिर्फ बिहार लोकल थोड़ा सा आपको अपने से ऐड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो अब इतने पढ़ने के बाद भी प्रीवियस ईयर वगैरह जब देख रहे हो, स्थिति क्या है? किसी का ब्लाइंड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पे मत जाओ, मैं कह रहा हूं उस पर ही मत जाओ। आप सिंपली मुझे ये बताइए, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं पढ़ने के बाद, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन पा रहे हैं कि नहीं, उससे मालूम चलेगा तैयारी अच्छी है या नहीं अच्छी है। और ये देखो 27 मई को बैच शुरू हुआ था, 27 मई का ही बैच था। जून जुलाई अगस्त सितंबर 3.5 महीने में आप लोगों ने हिस्ट्री पॉलिटी इन्वायरमेंट जीके करंट अफेयर फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस, उसके अलावा आईसीटी आप लोगों ने डिमांड किया था, वो लेक्चर भी अपलोड करता जा रहा हूं मैं। एप्टीट्यूड आप लोगों ने डिमांड किया था, वो भी आपको अवेलेबल करा दिया है, हिंदी इंग्लिश भी अवेलेबल करा दिया है। हमारे एंड से दिक्कत नहीं, कंटेंट खूब है, पर आप कितना तैयार कर पा रहे हो। और सबसे अच्छा चेक होगा तैयारी सही है कि नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने में आप क्या फील कर रहे हो। प्रीवियस ईयर तो कोई घर पे नहीं बना रहा ना, उसको देखकर पता चल जाएगा तैयारी कैसी है, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या बिहार वाला दे रहे हो। इन्फॉर्मेशन बहुत है, बस कवर कर पाओ उसको। तो कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को नाम दिया जाता है, जैसे टुवालू एक कंट्री है, समोआ है, किरिबाती है, न्यूजीलैंड है। ये किस ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है? पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। इधर कुछ आइलैंड पड़ते हैं गुआम वगैरह, इनको माइक्रोनेशिया कहते हैं। गुआम जो है अमेरिका का डिफेंस बेस भी है। कई बार नॉर्थ कोरिया इसके आसपास मिसाइल गिराता है तो अमेरिका धमकाता है नॉर्थ कोरिया को। गुआम अमेरिका का डिफेंस का बेस है। गुआम माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड पड़ते हैं, मार्शल आइलैंड, मैरियाना, गुआम, पलाऊ एक कंट्री है, ये है माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। और पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू, फिजी, ये पड़ते हैं, इनको मिलानेशिया कहते हैं। तो 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, पॉलिनेशिया, न्यूजीलैंड इसमें पड़ता है, देखो पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड्स के ग्रुप को नाम दिया गया है, ये मैं कॉन्टिनेंट नहीं बोल रहा हूं, आइलैंड के ग्रुप को नाम दिया गया है ये। तो न्यूजीलैंड वाला जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको कहते हैं पॉलिनेशिया। यहां पर कुछ हैं, इन्हें कहते हैं माइक्रोनेशिया, और ये ग्रीन वाले को बोलते हैं मेलानेशिया, मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आइलैंड्स के ग्रुप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। मान लो यही पूछ बैठे कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड में कौन पड़ता है, तो ये जो लिखा है ये कॉन्टिनेंट की बात नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए नेमिंग की गई है। यहाँ जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। कौन किसमें पड़ता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सीडीएस में यूपीएससी ने पूछा था कि न्यूजीलैंड किस ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, कॉन्टिनेंट नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड पूछा था, पॉलिनेशिया में है। क्लियर है? जिलैंडिया ऐसा दिखता है, जिलैंडिया, ये देखो पिंक बाउंड्री बना रखी है ना पूरी, ये जिलैंडिया है। ये जो पिंक कलर से पूरी बाउंड्री बना रखी है ये जिलैंडिया कॉन्टिनेंट है। इसमें सिर्फ न्यूजीलैंड
जो है बस यही विजिबल है, बाकी सारा पानी में डूबा हुआ है। पिंक कलर ध्यान दो, पिंक कलर से पूरी बाउंड्री दिख रही है चारों तरफ, ये पूरा पानी में डूबा हुआ क्षेत्र है, पूरा जीलैंडिया है, सिर्फ न्यूजीलैंड विजिबल है, बाकी सारा पानी के अंदर। पिंक कलर की आउटलाइन देखो, ये पिंक आउटलाइन के अंदर पूरा जीलैंडिया, उसमें सिर्फ एक हिस्सा विजिबल न्यूजीलैंड बस, बाकी सब डूबा हुआ है पानी के अंदर। स्टेट पीसीएस वाले बच्चे पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, बस बिहार लोकल थोड़ा सा कवर कर लेना। वो वाला पोर्शन है जिसमें थोड़ा ही कंटेंट मैं दे पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा बिहार लोकल किसको करा दूं, कुछ कंटेंट दे दूं, पर 100% बिहार लोकल पर डिपेंड मत रहिएगा। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, बिहार लोकल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, कोई एक लोकल बुक, और जो मैं कंटेंट दूंगा उतना, इतना आपको करना है। ये अपने से थोड़े एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी सारा बना बनाया आपको मिल रखा है। अगर ये कर ले गए तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बाकी जीएस में औरों से काफी अच्छा करके आओगे आप। सिर्फ एक ही पॉइंट है, बिहार लोकल थोड़ा बहुत आएगा, मान लो 10-15 क्वेश्चन कुछ मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर से कुछ रिपीट होंगे, बहुत रिपीट होता है, और प्रीवियस ईयर नहीं लगा के जाओगे दिक्कत आएगी। प्रीवियस ईयर लगाना है, कुछ कंटेंट मैं दूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर, उसके अलावा कोई एक लोकल बुक, कोई पतली सी बुक ले लो, क्योंकि 3.5 महीने में जीएस ऑलरेडी काफी कवरेज हुआ है, एक आध टॉपिक में एफर्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट। अब इसके आगे कहानी देखेंगे कल। कल थोड़ा सा बेसिक और बताएंगे, उसके बाद हम शुरू कर देंगे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, चलो क्लास, आज दोनों क्लासें हुई हैं, कल भी दोनों क्लास है, मॉर्निंग 11:30 आईसीटी और इवनिंग में ज्योग्राफी। थैंक यू ऑल, थैंक यू।